हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें हम लोग एसएससी CHSL 2023 के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 9 अगस्त का शिफ्ट 2। 9 अगस्त का शिफ्ट 2 मतलब क्या हुआ, हमारा सेट नंबर हो जाएगा 22। इसके पहले हम लोग 21 सेट लगा चुके हैं। तो जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको अब पता ही चल गया कि हम 21 सेट पहले लगाए हुए हैं। अच्छा, 21 सेट केवल इसी CHSL का ही नहीं, इसके पहले 2022 के सारे CHSL के सारे सेट हम लगा चुके हैं। और केवल CHSL ही नहीं, CGL के भी सारे सेट 22-23 के सारे सेट लगा चुके हैं। MTS का लगाया है, जो MTS 2021 का एग्ज़ाम 22 में हुआ था, तो जो 21 का 22 में एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा सेट लगा दिया हूँ। और जो 22 वाला 23 में हुआ था उसमें भी आधे से ज़्यादा करीब लगा दिया हूँ। कुछ बचे हुए हैं जिनको अब मैं करा दूंगा, इसके बाद फिर बाद में 23 वाला भी करा दूंगा, क्योंकि MTS के 23 में 2 पेपर हुए थे, एक तो 22 वाला हुआ था और एक 23 वाला हुआ था। ठीक है, तो जो 23 वाला बचा है वो भी करा दूंगा। इसके अलावा स्टेनो के सारे सेट लगा चुका हूँ, 22 और 23। बार बार मैं जब कह रहा हूँ 22-23 के ही हैं वो सारे सेट। ठीक है, CPU के अभी के पेपर लगाया हूँ, IB का भी लगाया हूँ, तो आपके पास इतने सारे सेट हैं लगाने के लिए। अच्छा, एग्ज़ाम आप कोई भी देते हो सेट सारे लगाइएगा। ठीक है, वो SSC का वही पैटर्न होता है। मेंस का पेपर लगाने को मिल जाए तो ये मत सोचिएगा कि ये मेंस का है, Tier 2 का, Tier 1 का हमें करना, कुछ नहीं, सब वही लेवल होता है। करिए, आपकी स्किल इम्प्रूव होगी। ठीक है, प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से आपका एग्ज़ाम एटीट्यूड तैयार होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है और पेपर की रेंज पता चलती है, किस रेंज से वोकैब आ रही है, किस रेंज से एरर आ रहे हैं, किस रेंज के इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, किस रेंज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं। अगर आप CGL प्री में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पाते हैं तो मेंस में तो पाएंगे ना, और फिर क्या करेंगे, मेंस के लिए अलग से पढ़ाई करेंगे क्या? तो ये सब नहीं हो पाता है, इसलिए आप पहले तैयार हो जाइए हर चीज़ को लेकर के। तो PDF तो आप लोगों ने इसका सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और हाँ, PDF आपको कहाँ से मिलेगी, मैं बार बार बोलता हूँ PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑफ PDF दिया होगा, आप वहाँ से उस लिंक से चले जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए तो रोज़ मैं PDF उस पर डाल दिया करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करिए, आज का डिस्कशन करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है आपका, एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका बताना है, इसके लिए एक वर्ड इन्होंने दे रखा है। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को आप बहुत ही सीरियसली सोच रहे हैं। मतलब क्या हुआ, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी सीरियसली, बहुत सीरियस होके, गहन चिंतन मनन, हिंदी में क्या कहेंगे, बहुत गहन चिंतन मनन कर रहे हैं आप, तो वो होता है कंटेम्पलेट करना। और रूमिनेट एक वर्ड दिया है, रूमिनेट का मतलब क्या होता है, देखिए रूमिनेट का मतलब सेम यही होता है, क्या, गहन चिंतन मनन। तो ये क्या हो गया, ये सिनोनिम हो गया, और हमको बताना क्या है, एंटोनीम है। अच्छा, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे बताना है एंटोनीम, और यहाँ बताते बताते मैं सिनोनिम पे निशान मार देता हूँ। हालांकि चारों वर्ड की जब मीनिंग बताता हूँ तो ये बात क्लियर कर देता हूँ, आपको पता चल ही जाएगा। पर कभी भूल से अगर ऐसा हो जाए कि हम यहाँ एंटोनीम पढ़े हैं और नीचे सिनोनिम पे टिक मार दिए, तो आप उस बात को समझ जाइएगा। ठीक है मीनिंग तो हम चारों वर्ड की बताते हैं फिलहाल, उसी से समझ लीजिएगा। चलिए, तो रूमिनेट क्या हो गया, एकदम 100% सिनोनिम हो गया। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, आप उससे बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है, उससे कोई कंसर्न ही नहीं है आपका। ठीक है, तो जब कंटेम्पलेट करेंगे तो उस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचेंगे, और डिसरिगार्ड करने का मतलब क्या हुआ, उस पर आपको कोई फोकस ही नहीं है, उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं, जिसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान में ही नहीं वो बात लाते हैं, वो डिसरिगार्ड करते हैं। ठीक है, और मेडिटेट क्या होता है, मेडिटेशन, योगा करना, ध्यान करना, तो वो भी तो ही ध्यान करना ही हो गया, तो ये भी साइनोनिम की कैटेगरी में आ जा रहा है। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है कोई आपने स्टेप आगे लिया हुआ है, उस अपने स्टेप को आप पीछे ले लेते हैं, किसी चीज़ को वापस ले लेते हैं, जिसे कोई डिसीजन लिया है उसको वापस ले लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं। ठीक, फिलहाल आंसर आपका कौन सा हो गया, डिसरिगार्ड। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक,
इसमें क्या करना है, देखिए इसमें करना है आपको, यहाँ दिखा दैट कैन सब्सटीट्यूट और ये किया है अंडरलाइन, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। आई हैव द बेस्टेस्ट प्लेसमेंट ऑफर अमंग ऑल माई क्लासमेट्स। भाई देखो ये बेस्टेस्ट क्या चीज़ है जी। अच्छा आपको बताऊं मैं कि ये बेस्टेस्ट वर्ड इसके पहले किस में आया है, इसके पहले अभी हम CPO SI का पेपर कर रहे थे, 2023 का ही CPO SI का हम पेपर कर रहे थे, तो उसमें हमको सेम क्वेश्चन मिला था, यही बेस्टेस्ट मिला था। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया बेस्टेस्ट नहीं होता, गुड होता है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और इसकी सुपरलेटिव क्या होती है, बेस्ट होती है। तो गुड की ही सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, और बेस्टेस्ट जैसा कोई वर्ड होता नहीं है ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ करना है द बेस्ट। ठीक, क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैं इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस पेपर लगाओ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, नाम ये आई भले बदल गया हो, बेस्टेस्ट मेन क्वेश्चन तो यही है, बेस्टेस्ट नहीं चेंज हुआ है, बेस्टेस्ट ही था उसमें भी, यहाँ भी आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, इडियम दिया हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है इस इडियम की। इडियम क्या है, फॉल एंड फ्लैट। फॉल एंड फ्लैट, अच्छा फॉल फ्लैट का क्या मतलब होता है, फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है कि अब बेअसर होना। बेअसर का मतलब जैसे हम आपको 1 घंटा लेक्चर दूँ और थोड़ी देर बाद आप उस लेक्चर से मतलब कंधे से झाड़ के आगे बढ़ गए, मतलब जब हमारे सारे लेक्चर का, सारे हिदायतों का, इंस्ट्रक्शंस का कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको क्या कहते हैं, फॉल फ्लैट। मतलब हैविंग नो इफेक्ट, हैविंग नो इम्प्रेशन, नो इन्फ्लुएंस। ठीक है, बेअसर रह जाना, इफेक्टलेस रह जाना। तो यहाँ दिया है टू डू समथिंग अल्टीमेटली, बिल्कुल नहीं होगा, फेल या टू बी इनइफेक्टिव, यही तो मैं कह रहा था, इनइफेक्टिव। ये हुआ आपका आंसर दूसरा वाला। चले आगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देख के तो समझ में आ ही रहा है, नहीं तो ऑप्शन देख के समझ लीजिए क्या करना है, अरेंज करना है। चलिए पढ़ते हैं पहले। लिखा कि सम रेजिडेंट्स सा दिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। कुछ रेजिडेंट्स जो हैं, कुछ निवासी जो हैं, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी और प्रॉस्पेरिटी के रूप में, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के रूप में देख रहे हैं कि वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की एक अपॉर्चुनिटी है। तो किसको देख रहे हैं, देश को। तो ये देश कौन है भैया, किसको वो अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे थे, ये तो अभी आगे पता चलेगा। आगे लिखा है कि इसी सेंटेंस का है व्हाइल अदर इसी में लिखा व्हाइल अदर फियर, दूसरे लोग डर रहे थे कि इट वुड डिस्ट्रॉय द टाउन्स यूनिक कैरेक्टर। दूसरे लोग ये डर रहे थे कि ये टाउन के यूनिक कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। चलो अच्छा, यहाँ लिखा है कि द स्मॉल टाउन मिलफील्ड was known for its charming main street where locals and visitors alike could stroll among the quaint shops and cafes। मतलब एक मिलफील्ड टाउन की बात हो रही है। इस टाउन की खूबसूरती ये थी कि अपने मतलब यहाँ पे लोकल के लोग और विजिटर सब लोग साथ ही में आकर के यहाँ शॉपिंग वॉपिंग ये सब किया करते थे। खूबसूरत जगह थी और इसकी मतलब बहुत चार्मिंग मेन स्ट्रीट थी। चलिए इसी आप आगे देख रहे हैं, अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है कि डिबेट ग्रीव अहेड। जो डिबेट थी वो और आगे बढ़ गई, सॉरी ग्रीव अहेड नहीं, ग्रीव हीटेड लिखा हुआ है। तो जो बहस थी, बहस गर्मा गर्म हो गई, मतलब एकदम से दोनों ओर से जोर शोर से बहस होने लगी। अब द डिबेट लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी मुद्दे पर बहस होगी। अभी हमको वो मुद्दा नहीं मिला कि किस मुद्दे पर बहस हो रही है। तो द डिबेट ग्रीव हीटेड एंड टेंशन रोज एज द टाउन स्ट्रगल टू डिसाइड इट्स फ्यूचर। ठीक, आगे लिखा है कि वन डे अ लार्ज कारपोरेशन अनाउंस्ड, एक दिन एक बहुत बड़े कारपोरेशन ने अनाउंस किया कि इट प्लान्स टू बिल्ड अ मासिव शॉपिंग सेंटर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, कि वो टाउन के आउटस्कर्ट्स पर, बाहरी सीमा पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो अब कुछ लोगों को लग रहा था कि यही वाली बात है कि टाउन के आउटस्कर्ट पर एक मतलब बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर बनाना। अब इसके पहले क्या है, यहाँ ये लोग गलियों में छोटी छोटी दुकान, ये लिखा है ना क्वेंट शॉप्स एंड कैफेज पर पहले लोग अपना खरीदारी किया करते थे। बाद में अनाउंसमेंट हुआ बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर खुलने वाला है। तो कुछ लोगों को लगा कि ये हमारी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के लिए है, कुछ लोगों को लगा कि हमारे टाउन की खूबसूरती ही नष्ट हो जाएगी।
यूनिक कैरेक्टर ही नष्ट हो जाएगा। और ये बहस लंबी चौड़ी चली। तो सबसे पहले हम उस टाउन के बारे में कर रहे हैं बात जो बी में लिखा हुआ है, एक टाउन है। ये इस टाउन की खासियत क्या है, इसी सेंटेंस में दिया हुआ था। फिर एक दिन आता है एक बहुत बड़ा कारपोरेट जो कहता है कि हम आउटस्कर्ट्स पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाएंगे। उसके बाद कुछ लोग इस शॉपिंग मॉल बनाने के कंसेप्ट को कुछ लोग पॉजिटिवली ले रहे हैं, कुछ लोग निगेटिवली ले रहे हैं, ए लगा दो। इसके बाद लगा दो सी कि ये जो दोनों लोगों में बहस चल रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि अच्छा है, कुछ लोगों को लग रहा है खराब है। इसी पर आगे बढ़ाया जा रहा है कि ये डिबेट बहुत लंबे तक चल रही है। तो बी डी ए सी लगाओ, बी डी ए सी। कोई चांस है क्या? ये रहा आपका बी डी ए सी का चांस मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एडियम आपको क्या करना है, मोस्ट सुटेबल एडियम बताना है फॉर द गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन दी गई है, उसके लिए आप सुटेबल एडियम लगाइए। लिखा हुआ है कि मैंक वाज स्पीकिंग अ लॉट अबाउट ऑनेस्टी। तो जो मैंक है वो बहुत कुछ बोल रहा था, किसके बारे में? ऑनेस्टी के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था। बट व्हेन रीता रिमाइंडेड हिम अबाउट द मनी पेड टू हिम फॉर द वर्क, पर रीता ने जब उसको याद दिलाया कि वो आपको उस काम के लिए जो पैसा दिया गया था, ही बिहेव्ड कावर्डली, तब वो एकदम घिघी बन गई, ही करने लगे एंड लेफ्ट द प्लेस, और वहाँ से चले गए। मतलब झूठ बोल रहे थे और क्या, ईमानदारी पे लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, किसी ने उन्हीं की ईमानदारी पर क्वेश्चन उठा दिया तो ही मिमिया के चले गए। अब बताओ इसके लिए कौन सा इडियम लगेगा यहाँ? फ्लॉगिंग द डेड हार्स। पहले देखो फ्लॉगिंग द डेड हार्स का मतलब क्या होता है? फ्लॉग द डेड हार्स का मतलब होता है मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना। अच्छा बच्चा, जब घोड़ा मर गया है तो आप उसको कितने भी चाबुक मारो, उठ के दौड़ने तो नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने का मतलब हुआ कि आप फिजूल का काम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। चलिए ये हमारे काम का नहीं है। अब आगे दे, ग्लाइडिंग द पिल। ग्लाइडिंग द पिल का मतलब क्या होता है? पिल समझ रहे हो ना, जैसे वो कैप्सूल वगैरह टैबलेट वगैरह होती है, बीमार होने पे जो कैप्सूल टैबलेट वगैरह खाते हैं उसको कह रहे हैं। तो जब बहुत कड़वी टैबलेट होती है ना, दवा बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है, तो उसके ऊपर से कोट कर देते हैं, किसका? चीनी की कोटिंग कर देते हैं। मतलब वो निगलने में, खाने में थोड़ी टेस्टी ताकि लगे, ताकि उसकी कड़वाहट आपको ना पता चले। उसी को कहते हैं ग्लाइडिंग द पिल। मतलब बहुत कड़वी चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है, उस पर थोड़ा कोटिंग कर देना। अब लिखा है फाइलिंग फ्लैट। थोड़ी देर पहले अभी आया था ना फाइलिंग फ्लैट, मतलब 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है। उसमें क्वेश्चन था फॉलन फ्लैट। फॉलन फ्लैट मैंने कहा था ना, बेअसर हो जाना, जिसका कोई इफेक्ट ना पड़ना, इफेक्टलेस होना, अनइन्फ्लुएंशियल। यहाँ पर वही फॉलिंग फ्लैट दे दिया। फॉलिंग फ्लैट मतलब कोई बात बेअसर, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो फॉलिंग फ्लैट होता है। इनमें से तो ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा। अब दिखा है गोइंग विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स। तो गोइंग विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स मतलब देखा है कभी कुत्ता वगैरह कहीं जब दूसरी एरिया में पहुंच जाता है और कुत्ते उसको दौड़ा रहते हैं तो दुम दबा के भागता है। दुम दबा के भागता है, देखो पीछे वाले दोनों पैरों के बीच में उसकी पूंछ अंदर घुस जाती है, तो दुम दबा के, इसी को कहते हैं दुम दबा के भागना। और यहाँ वो वहाँ से कैसे भागे थे, लिखो बिहेव्ड कावर्डली। उसके बाद डरपोक की तरह वहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट द प्लेस, वहाँ से भाग लिए। इसी को कहते हैं दुम दबा के भागना। गोइंग विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग, यही हो गया दुम दबा करो। क्लियर, आप समझ गए सिचुएशन पर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं एक एरर बताओ। लिखा कि देयर वाज अ सेइंग, एक कहावत है कि दे आर देयर ओन एनिमीज, कि वो अपने खुद ही दुश्मन हैं। आगे लिखा है विद नेग्लिजिबल रीजन टू बी शेयर्ड, मतलब बहुत मामूली सा कारण है, नेग्लिजिबल है रीजन, जिसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो नेग्लिजिबल लिखा है ना, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग गलत है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। नेग्लिजिबल जो होता है, ये जो नेग्लिजिबल लिखा हुआ है उसमें NEG तक तो ठीक है, उसके बाद LI तक भी ठीक है, इसके बाद जो G लिखा है उसके बाद I होना चाहिए, उसके बाद BLE लगना चाहिए। अब देखो यहाँ इन्होंने कहा कि वो पार्ट ढूंढो जिसमें कोई एरर है, जबकि एरर ग्रामेटिकल नहीं है, एरर किसकी है, स्पेलिंग की है। ठीक है, जी के बाद आई लगना चाहिए था यहाँ पर, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है। लेकिन यहाँ इन्होंने यही तो कहा था कि कंटेन्स एन एरर, एक गलती होनी चाहिए, चाहे ग्रामर की चाहे स्पेलिंग की, गलती इसी में है, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अब आप लोग क्या किए होगे, यही धोखा होती है। उन्होंने कहा एरर, आप ग्रामेटिकल एरर ढूंढ रहे हैं। भाई एरर कहे तो एरर ढूंढो, चाहे ग्रामर की हो, चाहे स्पेलिंग की हो, चाहे मिसप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, कुछ भी हो, एरर एरर होती है, चाहे जैसी एरर ढूंढो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं 7 में, साइनोनिम बताओ आप अंडरलाइन पार्ट का। अंडरलाइन क्या है ये, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बेसहारा, असहाय, लाचार आदमी, बेसहारा। ठीक है, अब एक बार सेंटेंस को पढ़ लो, क्योंकि देखो ये तो लिटरल मीनिंग होगी ना, हो सकता है सिचुएशन पे कुछ और मतलब हो तो धोखा हो जाएगा, इसलिए भले यहाँ से आपको मतलब समझ में आए लेकिन यहाँ पढ़िएगा जरूर। ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के समय में द गवर्नमेंट एंड एनजीओज ट्राइड देयर बेस्ट टू लुक आफ्टर पीपल हु आर डेस्टिट्यूट। गवर्नमेंट और एनजीओज ने उन लोगों की देखभाल करने की पूरी कोशिश की जो क्या थे, लाचार थे, असहाय थे, बेसहारा थे। ठीक, इनके लिए आप साइनोन ढूंढो। साइनोनिम क्या होगा, इम्पावरिज्ड। इम्पावरिज्ड का मतलब क्या हुआ, जो गरीब हो गया हो, तो यही गरीब, बेसहारा और लाचार आदमी है, इसी को कहते हैं। ठीक है, एलाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्या कहते हैं, कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं, वो हो गया। हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी, एरोगेंट होता है ना, हॉटी, हार्टी, एरोगेंट, घमंडी, घमंडी तो हिंदी में हो गया। और कंसीटेड हो जाता है, सुपरसिलियस हो जाता है, बहुत सारे वर्ड। पेट्रियोटिक, देशभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, इम्पावरिज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बच्चा, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। आ जाओ अपनी स्पेलिंग चेक करो जरा। एक्वीज, एक्वीज, ठीक है, स्पेलिंग सही है, इसकी मीनिंग बता दूं आपकी, स्पेलिंग सही है तो ये आंसर तो होगा नहीं। एक्वीज की मीनिंग क्या होती है, मतलब आप किसी बात को हेजिटेशन के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन आप उसको अपोज नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने आपसे कुछ कहा कि मतलब कोई बात बताई मैंने आपको, आप उस बात को, मेरी बात को मान तो ले रहे हैं लेकिन हिचकिचाहट हो रही, पर आप मेरा विरोध नहीं कर पा रहे हो, अपोज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर रहे हो हेजिटेशन से, तो एक्वीज होता है। आर्टिफिशियल तो जानते हो, बोलते भी होगे, नकली, तो स्पेलिंग इसकी सही है तो ये आंसर नहीं होगा। अब लिखा है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब तो कंसाइंस हो गया या था ना, कंसेंसस का मतलब क्या होता है, एकदम से सतर्क, जागरूक कह सकते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जागरूक या सतर्क कह सकते हो। स्पेलिंग इसकी भी ठीक है तो आंसर नहीं होगा। मिस्चीवियस, ये गलत हो गया, मिस्चीवियस में, मिस्चीवियस में देखो सबसे पहले MIS होगा, उसके बाद चीफ वाला आधा स्पेलिंग होगा CHIE, चीफ लगाते तो भी लगा, F लगाते भी लगा दो, V लगाओगे तो इसके बाद सीधे OUS होगा, इसमें बीच में जो I लगा हुआ है ना, ये I नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिस्चीवियस कौन होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े शैतान टाइप के होते हैं, तो इसकी स्पेलिंग गलत है तो आंसर आपका कौन सा होगा, यही वाला होगा। ठीक है ना, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें फिर वही दैट कैन सब्सटीट्यूट, अंडरलाइन किया होगा, यहाँ लिखा अनटिल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो अनटिल 100 आप देखो भैया, अनटिल जो होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले नहीं लगता। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लिखा हुआ ये पीरियड ऑफ टाइम है, और टिल अनटिल जो होता है वो क्या बताता है, डेडलाइन बताते हैं। ठीक है, तक। ठीक, तो ये होगा तो नहीं, गलत तो है ये अनटिल, लेकिन इसकी जगह पर होना क्या चाहिए, पूछा तो ये जा रहा है ना, तो इसके लिए आपको पहले एक सिचुएशन इसकी पढ़नी पड़ेगी। लिखा है द पीपल हु लिव हेयर, लोग जो यहाँ रहते हैं, हैव हैड सेम काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैड मेन वर्ब हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इससे भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है ना प्रीपोजिशन लगाने में। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, दो। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जब समय दिया होता है तो हम लोग या तो सिंस लगाते हैं और या तो फॉर लगाते हैं। अच्छा, सिंस लगाएंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तब लगाएंगे, फॉर लगाएंगे तो पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा तो। अच्छा, लिखा है 100 ईयर्स, तो 100 ऑफ ईयर्स पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या लगना चाहिए, फॉर लगना चाहिए। तो ये लिखा है फॉर 100 ऑफ ईयर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, सेकेंड वाला। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। देखो सिंस नहीं लग सकता, मैंने कहा था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, तो फॉर लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या कर रहे हैं, ये आपको एक्टिव वॉइस में बताना है। सेंटेंस क्या है, वाज द बुक, वाज देखो, वाज स्टार्टिंग में आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर यहाँ वाज आया है इसका मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए एक्टिव वॉइस में।
वाज द बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर। तो यहाँ डिड होगा, डिड के बाद क्या लगा दो, डिड के बाद यही अननोन ऑथर लगा दोगे, ठीक है, डिड एन अननोन ऑथर। तो रिटन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, डिड एन अननोन ऑथर राइट द बुक, ये हो गया। डिड द बुक, भैया देखो बुक एक्टिव में भी पहले और पैसिव में भी पहले नहीं होगा, ऑथर पहले जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। वाज से शुरू ही नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या लगना है, डिड लगना है। क्लियर हो गया ना, डिड एन अननोन ऑथर राइट द बुक, ये चौथा वाला आंसर हो गया। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, क्या करना है, साइनोनिम किसका अंडरलाइन वर्ड क्या है, फोर्जरी। पहले समझो फोर्जरी क्या होती है। तो फोर्जरी होती है जब आप कोई 420 का काम करते हैं। 420 समझ रहे हो, जैसे फर्जी सिग्नेचर कर लिया, कोई फर्जी कागजात बना लिया, नकली पासपोर्ट, नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड, ठीक है, इस तरह को फोर्जरी कहते हैं। किसी की फर्जी सिग्नेचर करके पैसा निकलवा लिए, वो फोर्जरी है। फोर्जरी के लिए लगती है आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 420। इसीलिए कहते हैं ना कि बड़े 420 आदमी हो, तो फोर्जरी होता है। ठीक, अब देखो यहाँ लिखा है कि ही वाज पुट बिहाइंड द बार्स। पुट बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है जेल भेज देना, फॉर हिज एक्ट ऑफ फोर्जरी। तो फोर्जरी करने के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। तो ये मर्डरिंग तो नहीं होगा ना, फोर्जरी क्या होगा, काउंटर फीटिंग। काउंटर फीटिंग का मतलब होता है नकली कागजात बनाना, काउंटर फीट का मतलब होता है ना नकली, तो यही हो गया फोर्जरी का काउंटर फीटिंग होता है। काउंटर फीट, बोगस, फेक, फेन, ठीक, ये सब होता है। कोक्स का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, फुसलाना, मीठी मीठी बातें करके किसी को खुश करना, वो होता है कॉक्सिंग। फिलहाल मीनिंग समझ लो, यहाँ पे आंसर नहीं होगा। एम्बेजल का मतलब क्या होता है, गबन करना। गबन करना समझ रहे हो, एम्बेजलमेंट, ठीक, ये तो सुना होगा वर्ड, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है गबन इसी बात पर। ठीक है, मतलब आपको किसी ने पैसा दिया, आप कहीं सरकारी कर्मचारी हैं, आप प्राइवेट में कहीं पर हैं, आप कैशियर हैं, मतलब कैश आपकी कस्टडी में रहता है, आपकी देख रेख में रहता है, और उस पैसे को आप अपने काम से यूज कर ले रहे हैं, तो उसी को कहते हैं गबन करना। पैसों की हेरा फेरी कही जाती है ये। क्लियर हो गया, आंसर आपका क्या होगा, फोर्जरी, मतलब नकली कागजात वगैरह से किससे क्या रिलेटेड होता है, काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब नकली, नोटों के लिए भी यूज करते हैं, काउंटरफीट करेंसी होती है, ठीक है। फेक करेंसी होती है, एक वर्ड सुना होगा ना, फेक। फेक का मतलब क्या हुआ, नकली होता है। क्लियर। बोगस एक वर्ड होता है, BOGUS, बोगस का मतलब भी होता है नकली, बोगस नोट कहते हैं इसको, बोगस हो गया। अब तो समझ गए होगे ना, आगे बढ़ लो। अगला क्वेश्चन है नंबर 12 का, इसमें आपको बताना है साइनोनिम किसका, इंडिस्पेंसेबल का। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब अपरिहार्य। हिंदी लिख दूं, कहोगे इससे अच्छी तो अंग्रेजी ही है, अपरिहार्य तो और कठिन है। अब कोई अंदाजा लग रहा अपरिहार्य की मीनिंग क्या होगी, इससे अच्छा तो इंडिस्पेंसेबल ही है। तो इंडिस्पेंसेबल या अपरिहार्य का मतलब होता है कि समथिंग विदाउट विच वी कैन नॉट डू, कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। जैसे पानी है, तो पानी के बिना काम नहीं चलता, तो वाटर इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये हो गया हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग जिसके बिना काम न चले। वैसे आजकल कुछ लोगों के लिए सेल फोन भी इंडिस्पेंसेबल हो गया है, उसके बिना रह नहीं पाते, छटपटाने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है, ठीक है, तो वो होता है इंडिस्पेंसेबल। अब तो मतलब समझ गए ना। अब आ जाओ इसकी साइनोनिम बताओ। मेमोरेबल यादगार होगा, कोई लेना देना है नहीं। इटर्नल का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, परपेचुअल है, ये भी नहीं होगा। एसेंशियल का मतलब अपरिहार्य, जरूरी हो जाता है, ठीक है, जिसके बिना काम न चले। फोर्सफुल, जबरदस्ती वाला हो गया तो ये होगा नहीं, तो थर्ड वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा, अगला क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चलो बताओ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम, मतलब जो एक बार में आप पैसा दे देते हैं, इंस्टॉलमेंट में नहीं, ठीक है ना, कैश में पूरा पैसा दे देते हैं, तो उसको अंग्रेजी में कहा जाता है लंप सम। क्या कहा जाता है, लंप सम। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बताएं, हिंदी में कहते हैं एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब एक बार में पूरी पेमेंट, एक मुश्त पेमेंट दे देते हैं। इसका एंटोनिम होगा तो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट मतलब 5,000 है, एक 1,000 करके 5 महीने में दे दो, ये इंस्टॉलमेंट होता है। तो आंसर आपका क्या होगा, लंप सम होगा। एडवांस अमाउंट, देखो एडवांस के मतलब नहीं होता, एडवांस तो तब होता है जब आप सामान खरीदने के पहले दे देते हैं, ठीक है, तो ये एक मुश्त है।
क्रेडिट यहाँ होगा नहीं। और मॉर्टेज क्या होता है, देखो मॉर्टेज अभी देखो हमको लगता है कल या परसों वाले में ये वर्ड आया था, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, गिरवी, कोई चीज़ गिरवी रखना। ठीक है, आपको पैसे चाहिए, आपने किसी कुछ चीज़ को गिरवी रखा, उसके बदले में पैसा लिया, ये मॉर्टगेज होता है। ये 2 बार हो गया वर्ड। ठीक, इसीलिए कहते हैं वर्ड तो कम से कम रिवीजन हो जाएंगे, प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो। ठीक है, अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में आपको एंटोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड क्या है, और ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, तो प्यूरिटेंशियल। पहले प्यूरिटेनिकल है, सॉरी प्यूरिटेनिकल पे आ जाओ। प्यूरिटन कौन से होते थे, प्यूरिटन सुना है आपने ये वर्ड, प्यूरिटन? तो बस 1 मिनट का टाइम लूँगा। 1625 में वहाँ पे क्या कहते हैं, इंग्लैंड में एक प्यूरिटन मूवमेंट चला था। राजा चार्ल्स फर्स्ट थे, हाँ चार्ल्स फर्स्ट थे, इन्हीं के समय में प्यूरिटन मूवमेंट चलता है। इसमें मतलब कैरेक्टर की प्योरिटी पर इतना ज़्यादा फोकस है, इतना ये समझ लो ना कि मतलब आप बहुत खुश हैं, हा 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 करके हंस रहे हैं तो इसको पाप मानते थे। टेस्टी खाना खाओगे पाप मानते थे। लाइफ को कंफर्ट, आराम, लग्जरी दोगे तो पाप माना जाता था। नाचना गाना भी बुरा माना जाता था। मतलब एक समझ लो मॉरल, बहुत स्ट्रिक्ट मॉरल बिहेवियर, बहुत स्ट्रिक्ट मॉरल बिहेवियर हुआ करता था, ये समझ लो। इसका एंटोनिम बताना है आपको, प्यूरिटेनिकल इसी से है जो। ऑर्थोडॉक्स तो वही हो जाएंगे करीब करीब कट्टर वाले। प्रूडिस का मतलब क्या होता है, बहुत ही शर्मीला टाइप का, या पाखंडी कह सकती है उसको, पाखंडी। 2 वर्ड हैं इसके मीनिंग में, एक पाखंडी होता है और एक होता है अति शर्मीला। अति शर्मीला समझ गए ना, मतलब एक्सट्रीमली सेमफुल कोई आदमी होगा, तो लड़की भी हो सकती है। परमिसिव का मतलब क्या होता है, परमिसिव परमिशन से बना हुआ है, जो किसी भी चीज़ को अलाउ करता हो। परमिसिव मतलब परमिशन से बना है। परमिसिव मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हु अलाउज एवरीथिंग। और प्यूरिटेनिकल क्या होगा, हु डज नॉट अलाउ एवरीथिंग। तो ये हो गया आपका आंसर। प्यूरिटेनिकल का जो एंटोनिम होगा वो कौन होगा, परमिसिव होगा। क्लियर है, कोई डाउट वाउट हो तो बताओ। मैंने दोनों का मतलब बता दिया, अब तो समझ में आ ही गया होगा। और ब्लास्फेमस ये वर्ड बार बार पूछा जाता है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। ईश निंदा का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग समथिंग बैड या स्पीकिंग समथिंग इल अबाउट गॉड और रिलीजन। किसी धर्म, किसी देवी देवता के बारे में जब हम कुछ बुरा या अपशब्द बोलते हैं तो उसको कहते हैं ब्लास्फेमी या ईश निंदा कहते हैं उसको। क्लियर हो गया? ठीक है, आंसर आपको मिल गया, कौन सा, परमिसिव होगा। क्यों होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका 15 नंबर पे। 15 नंबर पे देखो, एक पैसिव वॉइस बनाना है आपको। लिखा है द कंपनी विल रिलीज द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। मैंने कहा था जब किसी मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो उसी मॉडल वर्ब के बाद बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। तो ये विल रिलीज की जगह क्या होगा, विल बी रिलीज्ड। पहले आप यही ढूंढो, विल बी रिलीज्ड। तो ये लिखा है विल बी रिलीज्ड, यहाँ लिखा है विल रिलीज नहीं होगा। यहाँ लिखा है विल बी, लेकिन रिलीजिंग लिखा है तो नहीं होगा। यहाँ न्यू प्रोडक्ट इज रिलीज, विल का इज रिलीज नहीं होगा। एक ऑप्शन आपको मिल रहा है विल बी रिलीज्ड का, पहला वाला। पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए 16 नंबर पे। 16 नंबर पे क्या इन्होंने कहा कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ किसका, स्टडी ऑफ रिलीजन। रिलीजन, तो स्टडी को हम क्या कहेंगे, स्टडी को हम लोग कहते हैं लॉजी। ठीक है ना। और रिलीजन के लिए हमेशा जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है, थियस। थियस, तो अब थियस को जब अंग्रेजी में चेंज करोगे हो गया थियो, और लॉजी इसी के पीछे चिपका दो, लॉजी हो गया, तो क्या बना, थियोलॉजी। थियोलॉजी ये पहला वाला ही आंसर हो गया आपका। अब बाकी और वर्ड बचे हैं, चलो देख लो। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी के मतलब क्या होता है, किसी भाषा की उत्पत्ति और उसका डेवलपमेंट, मतलब स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, कह सकते हो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज क्या हो जाती है, फिलोलॉजी हो जाती है। लेक्सिकोग्राफी, जहाँ भी लेक्सिको लगा होगा, LAXIC इतना लिखा हो तो इसको आप सीधे सीधे एक वर्ड समझ जाइएगा, डिक्शनरी। कहीं भी ये वर्ड मिला है, लेक्सिकल, लेक्सिकल मतलब होता है किसी वर्ड की जो डिक्शनरी वाली मीनिंग होती है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी तो क्या हो गया, डिक्शनरी बनाने की कला या आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। ठीक,
सिफोलॉजी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। सिफो मतलब जानते होता है चुनाव, याद रखिएगा, नया वर्ड है, सुने नहीं होंगे इसको। सिफो मतलब होता है चुनाव, और लॉजी मतलब अभी बताया था। तो सिफोलॉजी क्या होगा? एक इलेक्शन एनालिसिस, मतलब स्टडी ऑफ इलेक्शन, सिफोलॉजी चुनाव विश्लेषण कहते हैं उसको। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है नंबर 17 का। 17 में देखो यहाँ एरर भी लिखी हुई है, और वैसे भी देखो ये सब अपनी कहानी बता रहे हैं। कैन यू मेक श्योर कि यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग? मतलब जब आप गाड़ी चलाना शुरू करें तो क्या आपको यकीन है कि आपके पास करेक्ट एड्रेस है? अच्छा ये बताओ, ये जो करेक्ट एड्रेस है ये इंडेफिनिट है कि डेफिनिट है? आप जहाँ जा रहे हैं जिसको आपको पहले से बताया गया हो तो वो एड्रेस क्या होगा? डेफिनिट होगा। तो आ करेक्ट एड्रेस नहीं होगा, क्या होगा? द करेक्ट एड्रेस होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे द करेक्ट एड्रेस होना चाहिए था, ये गलत हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कह रहे हैं ये? अंडरलाइन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ आप अंडरलाइन के लिए। तो केवल यहीं से पढ़ लें, पूरा पढ़ लें? पूरा ही पढ़ लेते हैं, खैर इतने से भी काम चल जाएगा। एबल टू यूज बोथ हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड, आहा, जो दोनों हाथों को इक्वल एफिशिएंसी के साथ यूज कर सकता है। एक मूवी देखे थे आप लोग, कौन सी? तारे जमी पे नहीं, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में जो डीन थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, जिनका नाम था मिस्टर वायरस, वो दोनों हाथों से बोर्ड पर लिख लेते थे। तो जो दोनों, देखो जो आदमी बहुत एक्सपर्ट होता है किसी काम में उसको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रस। ठीक, कुशल के लिए डेक्स्ट्रस। दोनों हाथों के लिए क्या यूज करोगे? दोनों के लिए एम्बी लगा दोगे। तो एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड ढूंढ लो। एम्बी डेक्स्ट्रस रहा आपका ये वर्ड। ठीक है, चलिए और एक वर्ड दिया है इक्विपॉइज्ड। तो इक्विपॉइज्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपॉइज्ड? इक्विपॉइज्ड का मतलब होता है ना एकदम वेल ड्रेस्ड, सुसज्जित। अरे नहीं, ये वाला है सुसज्जित। इसी में बना दूं मैं, एक लाइन खींचा था उसी में लिख दे रहा हूं। सुसज्जित, एकदम डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड, इक्विप से बना हुआ है। एम्बीवेलेंट, एम्बी, देखो इसमें भी एम्बी लगा। एम्बी मतलब क्या हुआ? दोनों। यहाँ भी एक एम्बी लगा, दोनों। एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है? दो तरह की भावनाएं, मतलब मिक्स, या एक कह सकते हो कि मिश्रित, मिली जुली भावनाएं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, अच्छी बुरी, सबका एक मिक्सचर होता है, उसी आदमी को कहते हैं एम्बीवेलेंट। क्लियर हो गया? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या करना है? एंटोनियम बताना है। किसका? आपका वर्ड है हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? कंकॉर्ड। कंकॉर्ड का मतलब क्या होता है? तालमेल होता है, मेल जोल होता है, आपसी सौहार्द होता है। मतलब एक ऐसा समाज जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है, आपस में प्रेम भाव है, भाईचारा है। एक ऐसा परिवार जिसके सारे सदस्य एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मेलजोल के साथ रहते हैं, तो कहते हैं हारमोनी है। वहाँ पे क्या हो गया? आपस में बड़ी हारमोनी है, वहाँ के समाज में बड़ी हारमोनी है, परिवार में बड़ी हारमोनी है। तो ये हारमोनी तालमेल होता है, मेल मिलाप होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनीम बताओगे तो एंटोनीम का मतलब अपोजिट हो जाएगा इसका। यूनिफॉर्मिटी तो हारमोनी हो जाएगा, सिमिलर होगा। और कॉग्निजेंस जो होता है ना, वो संज्ञान से रिलेटेड होता है। किससे? संज्ञान। संज्ञान का मतलब बुद्धि और ज्ञान से रिलेटेड है वर्ड। ठीक है, तो यहाँ तो लेना देना नहीं इनका। डिस्कॉर्डेंस, अच्छा अकॉर्डेंस होता है एक, देखो एक होता है अकॉर्ड, ACCORD। इस अकॉर्ड का मतलब ही होता है हारमोनी या तालमेल। ठीक, समझ गए? हारमोनी या तालमेल, अकॉर्ड होता है। तो इसका अकॉर्डेंस, इसी में ANCE लगाओगे तो वो नाउन बन जाएगा। उसी नाउन का एंटोनिम बना है डिस्कॉर्डेंस। क्या हो गया? डिस्कॉर्डेंस 19 में। क्लियर? और कोई डाउट हो तो बताओ। रिलीगेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलीगेशन? रिलीगेशन मतलब एक होता अवनति। अवनति, जैसे आप मैनेजर हैं, मैनेजर आपको क्लर्क बना दिया गया तो क्या हो जाएगा? अवनति। देखो हम ना छूट गया लिखना हमसे, अवति लिख दिया था मैंने, अवनति होगा। पदोन्नति मतलब उन्नति हो जाएगी, पदावनति हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? आपको प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया है, या आपको निर्वासित कर दिया गया, मतलब निकाल दिया जाना है किसी को, ये रिलीगेशन होता है।
क्लियर हो गया। आंसर आपका क्या था इसमें, डिस्कार्डेंस, ये रहा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, अंडरलाइन जो किया हुआ है इसी को सब्सटीट्यूट कर सके। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई गलती होगी, यहाँ पर एरर होगी। तो पहले हम अंडरलाइन पोर्शन तो देखें कितना है। अच्छा, हैव को लेकर के अंडरलाइन किया गया है, वो मैंने नीचे निशान लगा दिया, दिख नहीं रहा था। हैव कोमेमोरेटेड, ठीक है, हैव कोमेमोरेट का मतलब क्या होता है, किसी को यादगार के रूप में मनाना, कोमेमोरेट करना। द इलेक्टिव कोर्सेज, आगे देखें यहाँ पे, ऑल कलीग्स ऑफ रोहित एक्सेप्ट जोसेफ, जोसेफ को छोड़ करके इनके जितने कलीग्स थे सबने हैव को मेमोरेटेड, ठीक है, सबने मनाया। द इलेक्टिव कोर्सेज दे आर प्लानिंग टू ऑफर। क्लियर हो गया। चलिए अब सिचुएशन की डिमांड क्या है, यहाँ लिखा है इलेक्टिव कोर्सेज दे आर प्लानिंग टू ऑफर, जो वो ऑफर करने का प्लान बनाए हैं। अब किसी चीज जो प्लान है, प्लान को कोमेमोरेट किया जाएगा क्या, तो ये जो वर्ड है कोमेमोरेट ये गलत हो जा रहा है। मतलब ये तो पास्ट में कोई चीज हुई हो उसको फिर से याद कर रहे हो तो कोमेमोरेट करना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो प्लान बना हुआ है, यहाँ तो है ना अभी प्लानिंग है, वो देने की, ऑफर करने की प्लानिंग है, तो प्लानिंग को कोमेमोरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या करेंगे आप, कंसीडर करेंगे। कंसीडर सुटेबल, कास्टिगेट नहीं होगा, बहिष्कृत नहीं होगा, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेटेड होगा ना, तो ओमनिसरेटेड होगा, कमिसरेटेड भी नहीं। यहाँ क्या होगा, कंसीडर्ड होगा, उस पर विचार किया उन्होंने, ठीक है ना, इन सब लोगों ने उस पर विचार किया, कंसीडर किया, विचार विमर्श हुआ उस पर। तो पहला वाला ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है। अब इसके बाद बच्चा देखो, फिर वही कहानी है, एक बड़ा सा पैराग्राफ जिसमें 5 ब्लैंक होंगे जिनको भरना होगा। चलिए शुरू करते हैं इनको, पहले पढ़ना पड़ेगा। लिखा है कि स्पीच इज अ ग्रेट डैश, क्या है स्पीच, अभी तो कुछ आइडिया ही नहीं लग रही है। आगे लिखा है कि बट इट कैन बी ग्रेट कर्स, ओ, तो इन्होंने कहा बट इट कैन बी ग्रेट कर्स, किंतु ये बहुत बड़ा अभिशाप बन सकता है, तो यहाँ वरदान होगा। और क्या, सीधे इन्होंने कहा ना, किंतु ये अभिशाप हो सकता है, मतलब है वरदान किंतु अभिशाप हो सकता है। फॉर, आगे लिखा, क्योंकि while it helps us to make our desire and intentions known to our fellows, जहाँ ये जो हमारी स्पीच है वो हमारे फेलोज को, हमारे साथ वालों को हमारे इंटेंशन और हमारे इरादों के बारे में बताने में हेल्प करती है, ठीक वहीं जगह इट आल्सो, ये काम और कर सकती है कि कैन, इफ़ वी यूज इट केयरलेसली, अगर अपनी स्पीच को, अपने बोलने को हम केयरलेसली यूज करेंगे और मेक और एटीट्यूड कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड, तो ये भी हो सकता है कि सामने वाला हमारी बात को ठीक से समझ ही ना पाए। स्लिप ऑफ टंग, ओ ये तो टंग होगी, स्लिप ऑफ टंग, अगर आपकी जबान फिसल जाती है तो कुछ कहने के बजाय कुछ कह देंगे, फिर सत्यानाश हो सकता है। तो स्लिप ऑफ टंग, द यूज ऑफ एन अनयूजुअल या एम्बिगुअस वर्ड, दोहरा अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, आप कहना कुछ चाह रहे हैं, सामने वाले ने मतलब कुछ निकाल लिया, कुट गए, पिट गए, हो सकता है, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें हैं। तो स्पीच हमको जहां माला पहनवा सकती है वहीं जूता भी खिलवा सकती है, ठीक, यही कहना चाह रहे हैं। तो इसी तरह, इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं क्रिएट एन एनिमी, तो हमारी स्पीच अगर गलत हो गई, बोलना, शब्द, भाषा कुछ भी थोड़ा गलत हो गया तो हमारे लिए इस एनिमी भी पैदा कर सकती है। वेयर वी हैड होप्ड टू विन अवेयरनेस, जहाँ हम चाहे थे कि हमारा कोई दोस्त बनेगा, वहाँ पे दुश्मन भी बन जाएंगे लोग। अगेन, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट डैश, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग डिफरेंट डैश चीज़ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अभी तो कुछ नहीं था, बातचीत, बोलने की कला, बोलने की शैली, इसी पर डिस्कशन चल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन, जो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसकी जो ऑर्डिनरी स्पीच है, ये होती है, स्पीच के लिए लग गया था, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसकी जो स्पीच होती है, ऑर्डिनरी स्पीच होती है, वो क्या कर सकती है, मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज शोइंग प्राइड,
तो पढ़ा लिखा आदमी सामान्य तौर से कुछ बोलता है तो जो अनएजुकेटेड आदमी है उसको लगेगा ये घमंड दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा अंग्रेजी बोल रहे हैं। अच्छा, अनविटिंगली, जो अनजाने में, अनविटिंग, विट मतलब होता है बुद्धि, विवेक। अनविटिंगली होता क्या है कि वी मे यूज अ वर्ड, मतलब कभी हम जानबूझकर नहीं करते, कभी अनजाने में हो जाता है, हमसे एक ऐसा वर्ड यूज हो जाता है विच बियर्स अ डिफरेंट मीनिंग फॉर आवर लिसनर। हम किसी वर्ड को किसी और सेंस में बोल रहे हैं, लेकिन लिसनर के लिए उस शब्द के कोई और मायने हैं, कुछ और मतलब हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी वर्ड को कहीं अच्छा माना जाता है, कहीं बुरा माना जाता है। तो इन्होंने क्या, व्हाट इट डज नो मैन, व्हाट इट डज टू मैन ऑफ आवर ओन क्लास। ठीक, तो दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट। अच्छा, यहाँ ग्रेट गिफ्ट होगा तब फिर और क्या, यही तो कहा इन्होंने कि इस तरह स्पीच हमारा न केवल एक गिफ्ट है टू यूज लाइटली विदाउट थॉट, वहीं पर बट वन विच डिमांड्स डैश हैंडलिंग। तो इन वर्ड्स को, अपनी स्पीच को हमें बहुत कायदे से, बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन, क्योंकि जो मूर्ख आदमी होता है वो हर जगह एक ही जैसा व्यवहार करता है। दस स्पीच इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट, देखो यहाँ फिर वैल्यूएबल गिफ्ट मिला। बट इफ नॉट यूज्ड इन प्रॉपर वे, अगर अपनी स्पीच के गिफ्ट को प्रॉपर वे में नहीं यूज करते हो तो इट मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ हो जाएंगी। सम डिफरेंट क्लास, कोई दूसरे वर्ग का आदमी उस डिफरेंट वर्ड्स यूज करता है तो हमको वो और कुछ और समझ में आ जाता है ना। मान लो हम जिस वर्ग के नहीं हैं, उस वर्ग के लोग अगर कुछ बोल रहे हों या वो अपने वर्ग का, अपनी क्लास का वर्ड यूज कर रहे हों तो हमको थोड़ा खराब लग जाता है। जैसे बनारस में एक जगह है 80 घाट, नाम सुना होगा। 80 घाट चले जाओ तो पता लगा भाई भाई, बाप बेटा, भाई बहन सब एक दूसरे को गाली में ही बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको बुरा लग जाएगा, और जबकि वो आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको गाली दे नहीं रहे हैं, वो उनकी शैली है, वो उनकी स्टाइल है, लेकिन आपको बुरा लग जाएगा वो, क्योंकि आप उसके आदी नहीं हैं। तो यही चीज़ होती है, ठीक है ना। वी मस्ट यूज स्पीच केयरफुली टू अवॉइड बीइंग डैश, हमें अपनी स्पीच को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए डैश से बचने के लिए। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं इनको पहले क्लियर करूं तभी तो फिर कुछ कर पाऊंगा। ये रहा आपका सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पहले पे क्या लगाना है भाई, ठीक है। तो पहले में हमें लगाना क्या था कि स्पीच इज अ ग्रेट डैश। बाद में इन्होंने कहा कि लेकिन ये अभिशाप भी है, श्राप भी है। अब अभी बार बार हमको इनके लिए क्या वर्ड मिल रहा है, गिफ्ट 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 गिफ्ट, कई बार मिला भी नहीं दिख रहा, ये लिखा है ना ये एक गिफ्ट है। तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं जरा क्या है। तो एक और देख लें साथ ही में, स्लिप ऑफ डैश। जैसे इन्होंने कहा था कि हमें शब्दों को बहुत सोच समझ कर यूज करना करने, तो ये क्या होता है, स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसल जाती है, कुछ कहना चाहते हैं निकल जाता है कुछ मुंह से, तो यहाँ तो फिक्स है स्लिप ऑफ टंग ही होता है, ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा, अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट डैश, अलग अलग क्लास के लोग अलग अलग डैश यूज करते हैं। तो जैसे नीचे अभी हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ देखने को मिलेगा अलग अलग शब्द होते हैं ना। जैसे किसी शब्द को, जैसे हम कोई शब्द यूज करें जो हमारे लिए नॉर्मल शब्द हो और पता लगा किसी और एरिया में वो शब्द गाली वाला है, तो वो मतलब उसको गाली लगेगा कि हमको गाली दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हो जाती है ना। तो तीसरे वाले में क्या होगा, शब्दों के लिए कुछ वर्ड यूज किया जाएगा। तो हम लोग अब चलते हैं आगे, देखते हैं पहले वाले में देखो क्या लगेगा। पहले वाले में इन्होंने कहा था ना कि जो हमारा बोलने की कला है, स्पीच है, हमारे लिए क्या है, वरदान है। तो वरदान में ब्लेसिंग तो हम ले सकते हैं क्योंकि आगे लिखा है कर्स, लेकिन ये कर्स भी हो सकता है तो ब्लेसिंग होगा। आर्टिकुलेशन उच्चारण के लिए लगता है नहीं होगा, आर्ट नहीं है ये और प्रोटेक्शन भी नहीं है, वरदान है। तो वरदान के लिए अंग्रेजी क्या होगी, ब्लेसिंग होगी। और दूसरे में कहा था स्लिप ऑफ टंग, ये तो फिक्स ही है। स्लिप ऑफ ईयर या स्लिप ऑफ वर्ड, स्लिप ऑफ पेन तो होता नहीं, स्लिप ऑफ टंग ही होता। तीसरे वाले में हमने क्या सेंस लगाया था कि अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग क्या, अलग अलग कंटेक्स्ट यूज करते हैं कि अलग अलग रेफरेंस यूज करते हैं कि अलग अलग मीनिंग यूज करते हैं, अलग अलग वोकेबुलरी। तो अलग अलग वोकेबुलरी, हम कोई शब्द यूज करते हैं किसी सेंस में, वही दूसरा आदमी उसी वर्ड को किसी और सेंस में यूज करता है। अब वो अगर उनके यहाँ गाली होगी तो हमको तो कूट देंगे ना वो लोग, ठीक है। आगे आ जाओ।
दो पहले इधर हम पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं सिचुएशन देखते हैं। यहाँ लिखा है फर्म है, अटेंटिव है और केयरफुल है और सीरियस है 24 वाले में। 25 वाले में प्रेज्ड है, क्रिटिसाइज्ड है, मिसअंडरस्टूड है और कंडेम्ड है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा वाला, फोर्थ वाला, ये वाला फिलर देख लेते हैं। इसके लिए क्या लगाना है हमको, तो हम एक सेंटेंस पहले देखेंगे। दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट, मतलब स्पीच ऐसा गिफ्ट नहीं है जिसको हम बिना सोचे विचारे लाइटली यूज कर दें, बट वन, बल्कि ये एक ऐसा गिफ्ट है विच डिमांड्स डैश हैंडलिंग, जिसको बहुत केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है। तो हमको यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो क्या है, केयरफुल हैंडलिंग का सेंस आ रहा है। तो ये आया ना फर्म हैंडलिंग, भैया स्पीच को फर्म हैंडलिंग या अटेंटिव हैंडलिंग या सीरियस हैंडलिंग नहीं, केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत होगी शब्दों के लिए। ठीक है, तो अगले वाले में देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले में क्या करना है, ये वाला है ना फिफ्थ वाला फिलर। देखो यहाँ सिंस डिफरेंट क्लासेज यूज डिफरेंट वर्ड्स, देखो यही डिफरेंट वर्ड्स था तभी हमने वोकेबुलरी लगाया था। अलग अलग क्लास के लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, वर्ड मतलब वोकेबुलरी, इसलिए वी मस्ट यूज स्पीच केयरफुली, इसलिए हमको स्पीच को केयरफुली यूज करना चाहिए टू अवॉइड बीइंग डैश, तो ताकि हमको लोग क्या हो, मिसअंडरस्टैंड ना करें। अभी एक वर्ड यहाँ पर आया भी था कि अगर हम गलत वर्ड प्रॉपर वर्ड नहीं यूज़ करते तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ देखो मेरा जहाँ मार्कर चल रहा है, दस स्पीच इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट बट इफ़ नॉट यूज्ड प्रॉपर वे, अगर हम उसको प्रॉपर वे में नहीं यूज़ करते हैं तो इट में काज मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है। इसलिए चूँकि अलग क्लास के लोग अलग वोकैब यूज करते हैं, इसलिए हमको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए टू अवॉइड क्या, अवॉइड बीइंग, यही वाला मिसअंडरस्टूड यहाँ दे दो ताकि हमको लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें। तो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो मिसअंडरस्टूड हो जाएगा बच्चा। आखिरी वाला वर्ड आपका कौन सा होगा, मिसअंडरस्टूड। क्लियर हो गया, क्योंकि एक सेंटेंस पहले यही वर्ड यूज किया गया था तो फिर हम वही यूज करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया 22वें सेट का 25 क्वेश्चन। क्लियर, 550 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ये सेशन अब मैं फ़िलहाल यहीं पर वाइंड अप करूँगा। आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लोग जो CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, और लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम, और कमेंट भी लिख दिया करो। ठीक है, तो अब अगले वाले सेशन में मिलते हैं हम लोग कल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।